डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, समझो आपका कोई, जैसे हमारा पीएम है, ठीक है, ये सब लोग हैं, ठीक है, ये लोग सब मिलके जब अपने नेता को चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेसी। यानी कि पीपल के हाथ में पावर होना, यानी किसके हाथ में, पीपल के पावर में हाथ होना। ये तो पीएम हाई लेवल है, हमें कई लेवल में हम अपना लीडर चुनते हैं, ठीक है। हम पंचायत में हो गया, छोटा सबसे बड़ा क्या हो, पंचायत, उसके बाद सीएम वीएम है ना स्टेट में, ठीक है, उसके बाद पीएम हो गया, प्रेसिडेंट भी, ये सब में पीएम के जो लीडर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। यानी कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, जब लोगों के हाथ में पावर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेमोक्रेसी। देखो, आवर डेमोक्रेसी हैव इक्वल बिफोर लॉ, सब एक लाख के सामने इक्वल हों, सब लाख के सामने इक्वल हों। जो रूल इसके लिए बना है वो रूल इसके लिए बने, वो रूल इसके लिए बने, ठीक है, समझे। अच्छा, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज़ अनजस्ट। हर एक सिटीजन को वो हक हो, वो उस चीज़ को मना करे जो उसके साथ अन्याय हो, ठीक है। विलेज पंचायत आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द लोकल लेवल। विलेज पंचायत क्या हो गया, वो जो होता है ना पंचायत, है ना, एक छोटा सा हम समझो डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे हम रीजन में बांधते हैं, उस रीजन के ऊपर जो है लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पंचायत, है ना, सरपंच बोलते हैं। तो एक पंचायत सबसे छोटा लेवल है जहाँ पे लोग अपना क्या करते हैं, लीडर चुनते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर पीपल टू डिस्कस डिसाइड ऑन द इशू कंसर्निंग देयर लाइफ इन द विलेज। ये लोगों को पावर देता है कि वो बातचीत करें, वो डिसाइड करें कि जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करें उन चीज़ों में वो अपने निर्णय ले सकें, समझ गए। डेमोक्रेसी में उनको ये चीज़ें का हक होता है। डेमोक्रेटिक आर मैनी इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल। डेमोक्रेटिक में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होते हैं हर एक लेवल में, ठीक है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मैंने पिछली बार भी बताया था। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन क्या हो गए, डेमोक्रेसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है ना, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हो गए इसके लीडर्स इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर आ गया पंचायत, ठीक है। तो हम पंचायत में चुनते हैं, ठीक है, हम अपना स्टेट में भी चुनते हैं। इनके यहाँ पे असेंबली लगती हैं, है ना, असेंबली लगती हैं, और ये स्टेट में क्या करते हैं, कुछ लॉ बनाते हैं, तो कहते हैं ये लॉ हमारे स्टेट में सब में यही लागू होगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट क्या होता है, पूरी इंडिया के लिए बनाता है वो लॉ, है ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो देखता है कि ये लॉ क्या लोगों को हर्ट तो नहीं कर रहा, लोगों का हक तो नहीं छीन रहा, जो हमने उसको हक दिए हैं लोगों को, ठीक है, उनको जीने का हक, उनको खाने का हक, उनको पढ़ने, क्या उन चीज़ों पे दिक्कत तो नहीं आ रही, ये जो इन्होंने लीडर ने बनाया वो चेक करता है, ठीक है। वो हमें अगर कोई लॉ अच्छा ना बनाओ तो उससे हम इसमें शिकायत लगाएंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें लीडर्स को बताया गया है कि ये चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। और स्टेट सिटीजन को भी इसने राइट दी है कि आपका राइट यही है, सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप बुक का एक इंडेक्स होता है ना, स्टार्टिंग में एक पेज होता है, वैसे ही पार्लियामेंट का ये पहला सा पेज है, इसको हम बोलते हैं प्रेम्बल। क्या बोलते हैं, समझ गए, चले आगे। देखो आगे, अच्छा, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं हर एक कंट्री की। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। हर एक गवर्नमेंट की अलग अलग चीज़ें होती हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप विच गारंटी द सर्टन बेसिक टू ऑल द पीपल इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू चूज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको कुछ ना कुछ हक दिए गए होते हैं, उनको ये हक दिए होते हैं, उनको ये भी हक होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं। मोर ऑफ द रूल ऑफ मेक एवरीबॉडी रिस्पेक्टिव द सोशल स्टेटस रिलीजन। एक लॉ होता है जो सबको एक जैसे लगता है, वो ये नहीं देखता कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है,
किसकी कास्ट ऊंची है, किसकी कास्ट छोटी है, किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, कौन लड़का है, कौन लड़की नहीं है, सबको ये क्या होता है, इक्वल लॉ लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखते हैं कि कैसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये अलग होती है। तो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, अगर हमें डेमोक्रेसी को जानना है, डेमोक्रेसी चीज़ क्या है, हमें सबसे पहले दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं और भी क्या क्या गवर्नमेंट कैसे चलती हैं। जैसे एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि एक राज्य का शासन, समझ गए, राज्य का शासन। तो जिस जैसे उसका राजा, उसकी ये उसका प्रजा, एक राजा जो कहेगा वही रूल बनेगा, ना ही यहाँ के लोगों को हक होगा उस राज्य को चुनने का। उसको क्या बोलते हैं हम, मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्टेटर क्या होता है, एक बंदा जो बन जाता है अपना वहाँ का पीएम या सीएम, पीएम तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट, फिर वो अपने लोगों पे हक जमाता है, लोगों की सुनता नहीं है, ठीक है, लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, डिक्टेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गए। अनइलेक्टेड ऑल पावर डिक्टेटर, उसको लोग चुन नहीं सकते, उसके पास बहुत सारी पावर होती है। एज द हेड ऑफ द स्टेट बोथ मोनार्क एंड द डिक्टेटर हैव एब्सोल्यूट पावर आर अबोव द लॉ, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और क्या होता है, ये लॉ के ऊपर होता है। इसके लिए लॉ, जो हम मान लो कि इसने कत्ल कर दिया तो लॉ इसको कुछ नहीं कर सकता, समझ गए ना। ये जजों को कहेगा तुम कौन हो, ठीक है। तो ये समझ गए कि मोनार्की में लोगों को हक नहीं होता अपना क्या करने का, लीडर चुनने का, वो उन पे क्या करता है, वो उन पे हक जमाता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़, आगे चले। आगे देखो क्या है, वही क्या है ना, वो लोगों अकाउंटेबल क्या होता है, लोग उसको कुछ पूछ नहीं सकते, आगे वो किसी को भी मार जाता है तो लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट, डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, लोगों का रूल होता है, ठीक है। पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, पीपल ही गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी गवर्नमेंट से पीएम बनता है। पीपल ही अपने लोग चुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक बंदे को चुनते हैं जो यहाँ पे पीएम बनता है। स्टेट में क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर। पीएम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। हमने ये लोग चुने ना, ये लोग क्या करेंगे, पीएम चुनेंगे या सीएम चुनेंगे। स्टेट में सीएम चुनेंगे और पूरी इंडिया में पीएम चुनेंगे, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड रन डायरेक्टली बाय द पीपल इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती हैं, डेमोक्रेसी भी दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हो गया, ये लोग चुने हुए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा पीएम चुन लिया, ठीक है। ये लोग हैं, इन्होंने सीधा एक अपना पीएम चुन लिया, इसका क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरे लोग क्या होता है, समझिए ये लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रतिनिधि चुना, ऐसे करके बाकी से एक एक आया नेता जिसको उन्होंने चुना हुआ है, ये नेता है, ये सब क्या है, नेता। ये क्या है, आम लोग हैं, ये क्या है, नेता। ये नेता आगे जाके पीएम या सीएम चुनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, जिसमें नेता एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है ना आपका, तो आपका मॉनिटर क्या हो गया, नेता, ठीक है। वैसे ही एक जगह को एक नेता रिप्रेजेंट करता है जो आगे जाके उनकी दिक्कत बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। कहता हूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो आजकल नहीं चलता क्योंकि बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपना एक बंदा चुनते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। वो कुछ सालों के लिए होता है, यानी 5 सालों के लिए होता है। वो क्या करता है, लोगों के बिहाफ पे, लोगों के पीछे वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, अच्छा। मोनार्की, जैसे मोनार्की है वैसे इन द मोस्ट हेड ऑफ कंट्री ऑल्सो। मोनार्की में क्या होता है, हेड ऑफ कंट्री को हम इलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्ट कर सकते हैं। जो जिस डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी है। अपना प्रेसिडेंट भी चुनती है वो, अपना प्राइम मिनिस्टर भी चुनती है, ठीक है, समझ गए। ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है, और उसको कौन चुनता है, पीपल चुनता है। अब देखते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, देखो, डेमोक्रेसी का मतलब है आम लोगों की सरकार, आम लोगों की
ये ग्रीक वर्ड से है डेमोक्रेटा, इसका डेमो का मतलब कॉमन पीपल, क्रेटा का मतलब पावर। डेमो का मतलब आम लोग और उसका मतलब क्या, उनके पास पावर। तो हमने इसको क्या बनाया, डेमोक्रेसी। इसका जो मतलब है वो टाइम से टाइम चेंज होने लगा। पहले ग्रीस में क्या होता था कि लड़कियों को और जो उनके स्लेव थे, नौकर थे, उनको हक नहीं होता था वोट डालने का। जैसे जैसे मॉडर्न हुआ तो उनको हक मिलने लगा। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अपनी सभी सिटीजन्स को हक दिया वोट डालने का। कब, 1893। कब, 1893। ठीक है। दे हैव चेंज रिपीटेडली सिंस दैन। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। आज की जो कंट्री हैं सब मैक्सिमम कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी है, वो अपने लोगों को इक्वल राइट्स देती है। ठीक है, समझ गए। डेमोक्रेसी और बदलाव आते जाते ये और ज़्यादा मॉडिफाई होता जा रहा है। एक्सेप्ट चेंजेस, ये जो चेंजेस जो ज़रूरी होती हैं वो एक्सेप्ट करता है और उसको अपने अंदर आजमा लेता है और लोगों की ज़िंदगी को क्या करता है, इक्वलिटी और लोगों को और हक देता है। लोगों को सबको इक्वल दर्जा देता है और उनकी लाइफ को और अच्छा करता है। पीपल पावर का क्या मतलब है, लोगों के पास पावर का। अब्राहम लिंकन ने कहा था जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की है। ठीक है, वो लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। समझ गए। द सुप्रीम पावर लाइज इन विद द पीपल। सबसे बड़ी पावर किस में रहती है, लोगों में रहती है। कोई भी अथॉरिटी लोगों के ऊपर नहीं होती है। दिस इज़ नॉट वेस्ट इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल बट इन द कम्युनिटी एज होल। ये एक नहीं कि कोई अमीर होंगे उसी के हाथ में होगी, नहीं, ये पूरी कम्युनिटी के हाथ में पावर होती है। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि सभी के लिए अच्छा काम करे। ठीक है। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कंट्री वर्क्स वेल ओनली इफ द पीपल आर फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। ये तभी अच्छा काम सकती है जब सबको पूरी फ्रीडम हो ताकि वो अपनी मर्जी से इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है। इट मीन एवरीवन हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट। और सबको हक हो कि वो क्या करें, फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो खुद करें या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, वो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हाउ डू द एविडेंस ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेट, सिटीजन ऑफ कंट्री पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी। कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन से। इलेक्शन में क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं ना, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव ने अच्छा काम नहीं किया होगा तो हम उसको नहीं वापस से इलेक्ट करेंगे। दे आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि वो सीधा नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, कंट्री को चलाता है। द इलेक्टेड वन टेक पार्ट इन द गवर्नेंस डायरेक्टली बट ऑन द बिहाफ द पीपल। वो जो उन्होंने बंदे चुने हैं वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, वो लोग तो नहीं होंगे लेकिन उनके लिए ही काम करेंगे। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी की अलग अलग मूवमेंट चली। अब वहाँ पे लोगों में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। वो विद्रोह के ये नाम है। ठीक है, और इनकी वो कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से साल में ये विद्रोह हुए हैं, याद रखना ये। ठीक है, तिमसम रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, तिब्बत में हुआ था। अरब स्प्रिंग कहाँ में हुआ था, तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया। कब हुआ था, 2010 और 2011 में। ये सब याद रखना। ठीक है, आगे चले। देखो, if the people are not satisfied with the government they can remove in the next। अगर वो खुश नहीं अपनी गवर्नमेंट से, वो अगले आने वाले इलेक्शन में उनको वहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से पीपल ना ही इलेक्ट करते लेकिन उनको कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि यह गवर्नमेंट वही पॉलिसी बनाती है जो लोगों की डिमांड होती है। अभी वो देखा था ना फार्मर प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट ने क्या किया, लाभ ना फार्मर को मंजूर था नहीं ना, मंजूर था तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो उनको गवर्नमेंट को बाद में उनकी बात माननी पड़ी। समझ गए, आगे चलो। हर एक सिटीजन का रोल होता है अपनी कंट्री की डेस्टिनेशन डिसाइड करने के। इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन द टू इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शन और लोगों का ओपिनियन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है किसके, डेमोक्रेसी के। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द लॉ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ मतलब
हम ऐसा कानून बनाएंगे, सिर्फ एक बॉडी होगी जो कानून बनाएगी और सभी लोग उसका पालन करेंगे। ये नहीं कि कोई भी उठा वो बोला कि आज के बाद ये रूल है, कोई भी अपना रूल बना नहीं सकता। एक बॉडी होती है वही रूल बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सबको चलना पड़ता है इक्वल। समझे? ये बॉडी का नाम क्या है वैसे? लेजिस्लेचर। याद है, मैंने पढ़ाया था। पार्लियामेंट, समझ गए? जो ये रूल बनाती है। देखो सब उसके इक्वल होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑर्डिनरी सिटी गेट द सेम प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। प्रेसिडेंट हो चाहे आम आदमी हो, उन दोनों को वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो एक प्रेसिडेंट को मिलती है। उनमें कोई भी विभिन्नता नहीं होगी, ना तो गरीब अमीर में, ना तो एजुकेटेड अनएजुकेटेड में, सब क्या होंगे? समान होंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। इट ऑल्सो सेड देयर इज नो अबोव द लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, जिसने लॉ तोड़ा उसको सज़ा मिलती है। हाउ द पावरफुल पर्सन इज बाउंड बाय द लॉ कंट्री ऑफ द, कितना भी क्यों ना पावरफुल हो, वो लॉ के लिए बॉन्ड है। द रूल ऑफ लॉ इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू एनिमल अगेंस्ट द सोशल इवल। जो रूल ऑफ लॉ है वो जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अनटचेबिलिटी पहले थी, लोगों को छुआछूत थे, वो छूते नहीं थे छोटी क्लास के बंदों को, छोटे बच्चों की शादी करा देते थे, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। पहले लड़कियों के जो हस्बैंड होता था मर जाते थे, वो जल जाती थी, उससे भी रूल ऑफ लॉ, जब लॉ बना कि नहीं होगा आज के बाद, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया है। समझ गए? हाँ, अच्छा। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो लॉ कौन बनाता है? मोनार्की में तो राजा ही बनाता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में कौन लॉ बनाता है? या तो दो तरीके से होते हैं, या तो लोग खुद आए मिले लॉ बनाए, या तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे। रिप्रेजेंटेटिव एक जगह बैठते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। वो क्या करती है? लॉ बनाती है। सिमिलर द स्टेट असेंबली, स्टेट में कौन बनाती है? अपने स्टेट में कौन बनाती है? स्टेट असेंबली लॉ बनाती है। अच्छा, ये मतलब नहीं कि अगर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट हो, डेमोक्रेसी के छोटे छोटे एलिमेंट हो, जैसे कि इलेक्शन हो, पब्लिक ओपिनियन ले, रूल ऑफ लॉ हो, तो वो अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है। समझ गए? इलेक्शन हो, अपने लीडर को चुन ले, या पब्लिक ओपिनियन ले और वहाँ पे लॉ एस्टैब्लिश हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो क्या हो? डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी के लिए क्या होना चाहिए? लोगों को पूरा हक होना चाहिए उनका ओपिनियन क्या करने में? एक्सप्रेस करने में। चाइना की एग्जांपल देता हूँ। चाइना में इलेक्शन होते हैं लेकिन वो पीएम को चुन नहीं सकते, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे को चुनते हैं, ठीक है। चाइना में लोगों को ओपिनियन एक्सप्रेस करने का हक नहीं है। लोग अपना ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो है, वहाँ पे लॉ बने हैं ना, कोई मारेगा उसको रूल होगा, यानी रूल ऑफ लॉ है, यानी कि इलेक्शन होते हैं। लेकिन इन दोनों के, हम ये दोनों से ये नहीं कह सकते कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। समझ गए? डेमोक्रेसी करने के लिए सब चीज़ें फुलफिल होना ज़रूरी है। मोर इम्पॉर्टेंट, लोगों के हाथ में पावर होना ज़रूरी है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन, इट आल्सो अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट में तक नहीं है, वो सोसाइटी में भी होनी चाहिए और इकोनॉमी भी होनी चाहिए, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, ठीक है, जस्टिस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सब होना चाहिए। देखो एक्चुअली वो छोटी सी कहानी बता रहा है, देखो क्या कर रहा है वो, पता क्या कह रहा है? ये छोटी सी, ये आपको पता चलेगा हम क्या करते हैं। हम तो कहते हैं हम डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है? कहता है कि ये एक कौन है? एक गोपाल है, उसकी फैमिली है, ठीक है। वो क्या करते हैं? उनका घर विलेज के अंदर नहीं है, उनका घर कहाँ है? विलेज के बाहर है। क्यों? क्योंकि उनको अछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं। जो अछूत लोग होते हैं उनको विलेज के बाहर क्या करते हैं? वो घर बनाते हैं, उनको विलेज के अंदर घर बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है, लोगों को नहीं ना पावर। कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, तो हम अन्याय के साथ आवाज़ नहीं ना उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसकी बीवी है, वो क्या करती है? लैंडलॉर्ड के घर काम करती है, वो ये भी लैंडलॉर्ड के घर काम करते हैं। उसके काम के बदले उनको क्या मिलता है? बहुत अनकाइंड सा ट्रीटमेंट मिलता है, यानी उनको गालियाँ पड़ती हैं, उनको पैसा कम मिलता है, ठीक है। तो उनको लगता है कि कभी कभी जानवर भी हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब इलेक्शन होता है, वही लैंडलॉर्ड आता उनके घर और रिक्वेस्ट करता है कि बड़े नरम तरीके से आओ हमें वोट, तो
कभी उनको तब फील होता है कि हमारी लाइफ भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, हम भी ह्यूमन हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जाते हैं उनकी लाइफ वैसे ही हो जाती जैसे पहले थी। इसका मतलब क्या इलेक्शन तक ही उनकी लाइफ अच्छी रहती है, कि उसके बाद अच्छी नहीं रह सकती है? ठीक है, क्या ये हम इसको क्या, इसका मतलब कि हमारी सोसाइटी में कुछ कमियां हैं, ऊंच नीच अभी भी है, जो डेमोक्रेसी को सही से वर्क नहीं करने देती है। आगे चलते हैं। देखो, ह्यूमन डिग्निटी शुड बी नॉट ओनली इन पॉलिटिकल सिस्टम बट ऑल्सो सोशल इकोनॉमिक लाइफ। ह्यूमन की जो डिग्निटी होती है उसका समान ना ही पॉलिटिकल में होना चाहिए बल्कि सोशल और इकोनॉमी लाइफ में उसको समान मिलना चाहिए। सोशल लाइफ में मतलब सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का हक मिले, ठीक है। और इकोनॉमी का मतलब सबको कमाने का इक्वल ऑप्शन मिले, ठीक है। अच्छा, सिर्फ वोट का हक देना यही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उनको इकोनॉमिक भी देना ये भी इम्पोर्टेंट है। तब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी एक कंट्री में है। जैसे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, इसका मतलब कि सबको हक होना चाहिए इलेक्ट करने का और रिमूव करने का रूलर, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन सोशल लाइफ में क्या है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे अनजस्टिस हो रहे हैं। जैसे कि देखो, देखो जैसे कि हमारी अभी अनटचेबिलिटी होती है, इसमें बताया इवन लाइक कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम, ये कौन सी जात का, ये जात का, ये उस जात का, ये वही जात है। और बेचारे जो छोटी जात है उनको क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे काम देते हैं, जैसे कि लेटरिन साफ करना, गली की साफ करनी। वो एक अभी भी 70-80% जो है वो एक छोटी क्लास के ही बंदे हैं जो सफाई करते हैं, समझ गए। क्या सफाई करने का उनको ही हक है, वही बेचारे सफाई करते हैं, क्या और कोई आके सफाई नहीं कर सकता, समझ गए। तो इनको बेचारे को क्या हुआ, इनको हक मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो इसका मतलब अभी भी इनजस्टिस है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत थी, पहले लोग छूते नहीं थे छोटी क्लास के बच्चों लोगों को, तो ये भी उनको हक उनका मारा गया ना, उनको हर्ट नहीं होता कि हमारा समान नहीं हो रहा, हमें इक्वल नहीं समझा जा रहा। इक्वल समझ रहे हम उनको, नहीं ना समझ रहे। तो ये अभी भी क्या है, ये डेमोक्रेसी के नाम में ये चीज़ें क्या हैं, दब्बा है। ऑल द मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। आज भी मैन अगर लड़की हो और लड़का हो, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, लड़का 10 बजे तक आए तब भी कुछ नहीं कहते हैं। लड़की बेचारी अगर 7 बजे भी आए तो उसको पूछना स्टार्ट करते, कहाँ गई, क्यों गई थी। अच्छा, कई लड़कियों को कुछ काम करने नहीं देते हैं, समझ गए। तो क्या लड़की के साथ भेदभाव नहीं हो रहा ना। तो यानी कि अभी भी डेमोक्रेसी में कुछ खामियां हैं, इंडियन डेमोक्रेसी में अभी भी कुछ खामियां हैं, ठीक है। आगे देखो, रिलीजन, कास्ट, रेस और जन्म के आधार में अभी भी हमारे में क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। और ये चीज़ डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम से भी क्या हुआ, अनटचेबिलिटी आई, ठीक है। इट हैज़ नाउ अबॉलिश्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ वॉल बिटवीन सो कॉल्ड हाई क्लास एंड लो क्लास पीपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन ये इसकी वजह से क्या हो गया था, एक खाई यानी एक दीवार पैदा हो गई थी हाई कास्ट पीपल और लो कास्ट पीपल के। इट ओनली डिवाइड आवर सोसाइटी बट ऑल्सो डिवाइड अ लास्ट सेक्शन ऑफ बेसिक राइट। इसकी वजह से क्या हुआ था, एक बड़ी सी सेक्शन को अपना हक नहीं मिल रहा था, समझ गए, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी एबल टू रिमूव ऑल द सोशल डिफरेंसेस। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो एक क्लास को बंदों को अलग डिफरेंट ट्रीट करे, दूसरी क्लास को अलग, तीसरी क्लास को अलग, चौथी क्लास को अलग। सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। इट ट्रूली डेमोक्रेटिक इज पॉसिबल ओनली विद द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइज सोसाइटी। एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी स्टैब्लिश हो सकती है जब उसकी सोसाइटी क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा, सोशल डेमोक्रेसी पढ़ा, सबको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, समझ गए। और डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेस पे नहीं होनी चाहिए, वुमेन और मैन को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, समझ गए। तब जाके सोशल डेमोक्रेसी होती है। अब देखो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब कहते हैं जब सभी को इक्वल क्या मिले,
अपॉर्चुनिटी मिले कमाने की, तब क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ऑल शुड बी फ्री एंड सेल्फ रिलायंट इन मैटर ऑफ अर्निंग देयर लिवलीहुड। सबको इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए और अपने कमाई करने का। हम अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सफाई करने के लिए रखते हैं, क्या उनको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है? नहीं ना है। उनके बच्चे भी वही काम करें, उनके बच्चे के बच्चे भी वही काम करें, क्यों करें भाई? उनको पढ़ने का हक है, उनको बढ़ने का हक है, उनको ये काम छोड़ने का भी हक है। हम उनको क्यों कहें भाई तुम्हारे बच्चे यही काम करेंगे? समझ गए? तो यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सबको इक्वल क्या मिले, काम का हक मिले और सबको इक्वल अमाउंट मिले। जैसे कि मैन और वुमेन है, तो मैन को क्या मिलते हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वुमेन को पैसे कम मिलते हैं। यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं ना हुई, उनको इकोनॉमिक नहीं ना ये इक्वल माना। समझ गए? एंड ऑल शुड बी लिव इन द सेम टाइम ऑफ हाउसेस। और अच्छा, इसका क्या मतलब कि सब एक जैसे इनकम करें, क्या सब एक जैसे घर में रहें, चाहे क्या सबको एक ही एम्प्लॉयमेंट मिले, क्या इसका ये मतलब है? नहीं, इसका सिर्फ ये मतलब है सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। जो लायक बंदा होगा वो ले लेगा, जो इंटेलिजेंट होगा वो ले लेगा, सबको लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट पोस्ट निकली है 100, ठीक है, सबको इक्वल हक होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर क्या हुआ, पीछे वाले बंदे अगर घूस ले, ठीक है, अगर वो पैसा ले, अगर वो 20-30 सीटें बेच ले, क्या ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वल मिली? नहीं ना मिली, कि उन्होंने क्या कर दी, 30 सीटें बेच दी, तो 70 क्या रख दी, सबके लिए रख दी, तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं ना मिली। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें करप्शन नहीं करनी चाहिए। अगर हम करप्शन करेंगे तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर। हम अपने जो काम करने वाले उनको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, जितना काम करना होगा उनको से उतना ही काम कराएं, एक्स्ट्रा काम नहीं कराएं। पीजेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइट बाय द लैंडलॉर्ड। क्या करते थे पहले, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनसे बड़ा काम करवा देते थे, वो पैसे बड़ा कम देते थे, और अगर उनको ब्याज देते थे, सूद इतना लेते थे, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे भी आए, वो भी सूद चुका नहीं सकते। उसको क्या बोलते थे हम, बॉन्डेड लेबर। यानी कि पीजेंट को, लैंडलॉर्ड को, उसको पीजेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इक्वल वेज देने चाहिए सबको, इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द मैन एंड वीमेन। और लड़की और लड़के के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देयर शुड बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब तक नहीं कहेंगे जब तक पैसा का बंटवारा अच्छे से सोसाइटी में नहीं होगा। इफ द वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू देन देयर इज नो इकोनॉमिक जस्टिस। अगर पूरा पैसा कुछ लोगों के पास रह गया तो हम इकोनॉमिक जस्टिस नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी हैज़ टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अब डेमोक्रेसी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि लिबर्टी और इक्वलिटी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, इक्वलिटी का मतलब सब इक्वल ही चीज़ें में रहें। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल। सबको फ्रीडम हो और सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, ये सबके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए। डिप्राइविंग समवन ऑफ हिज हर मीन्स ऑफ लिवलीहुड अगेंस्ट द डील ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर हम किसी को उसके कमाई करने से अगर हम उसको वंचित कर देंगे, ठीक है, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या कहा था मैंने, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कमाने की। अगर हम उसको ये करते हैं, उसको किसी को कहेंगे तूने कमाना नहीं है, ठीक है, इफ इट डिनाई वंस राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है। दस डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ द सिटीजन सोशली एंड इकोनॉमिकली फ्री। इसका मतलब डेमोक्रेसी तभी ही पॉसिबल है जब वो सोशली फ्री हो, जब उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, जब हम उनके साथ कास्ट सिस्टम ना करें, हम उनसे अनटचेबिलिटी ना करें, और वो इकोनॉमी फ्री हो। जब उनको कमाने के इक्वल अवसर मिले तब हम कहेंगे इकोनॉमी। जब क्या तब क्या है, डेमोक्रेसी है नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिकल। चलो।